नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो पेपर 2 यानी कि साइकोलॉजी का है। दोस्तों, अपनी जो संवेदी तंत्रिका के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि संवेदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संवेदी तंत्र में उन अंगों का समाविष्ट होता है जिनसे हमें संवेदना की अनुभूति होती है। ओके, तो मेनली हमें हमारे जो संवेदन अंग है वो है 5 है। तो आपने देखा था दृष्टि संवेदना, यानी कि आई के बारे में आपने देखा था, आई का स्ट्रक्चर देखा था और आई का जो कार्य था उसके बारे में आपने देखा था। उसके बाद आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो कान के बारे में है, यानी कि ईयर के बारे में है। तो जो विशिष्ट संवेदन उनसे प्राप्त होता है वो है श्रवण संवेदन, और उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, टॉपिक पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, बाह्य उद्दीपनों एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर में कुछ ज्ञानेंद्रियां होती है। आपने देखा था, आगे भी मैंने बताया था कि हमारे जो शरीर में बाह्य जो हमारे आसपास के वातावरण में जो भी उद्दीपक होते हैं, उन उद्दीपकों से जो हमें उत्तेजना होती है, उन उत्तेजना का बोध होने के लिए, यानी कि उत्तेजना के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में कुछ ज्ञानेंद्रियां होती है। जैसे कि आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है। ओके, तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है, उन ज्ञानेंद्रियों की आधार पर ही हमें बाहर का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि बाहर के वातावरण में जो कुछ चीज़ें होती है उसके बारे में बोध होता है। तो इनके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु के बारे में सुन सकते हैं, किसी भी प्रकार की गंध को परख सकते हैं, किसी भी वस्तु का स्वाद परख सकते हैं, और किसी भी वस्तु के छूने का अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों श्रवण संवेदना के बारे में। श्रवण संवेदना को ऑडिटरी सेंसेशन कहा जाता है। ओके, तो चलिए ऑडिटरी सेंसेशन के बारे में देखते हैं। जिस तरीके से दृष्टि संवेदना का संबंध एक दिशा से होता है, वैसे ही श्रवण संवेदना का संबंध चारों दिशा से होता है। यानी कि हम आंखों से एक दिशा की ओर देख पाते हैं, जबकि हमारे जो कान होता है उनका संबंध चारों दिशाओं से होता है। यानी कि हमें जो भी आवाज़ सुनाई देती है वो चारों ओर से कहीं से भी आती है तो हम उसे सुन पाते हैं। ओके, इसलिए श्रवण संवेदना हमारे लिए मुख्य संवेदना है। ध्वनि अंतःकरण में पहुंचकर श्रवण तंत्रिकाओं को उत्तेजित करके मस्तिष्क के उस केंद्र में पहुंचती है जहां पर श्रवण संवेदना का अनुभव होता है और उस ध्वनि का अर्थघटन किया जाता है। वातावरण में से जो कुछ भी आवाज़ आती है वो डायरेक्टली हमारे मस्तिष्क में जाती है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी जो ध्वनियाँ होती है बाहर की, वो हमारे कान में पहले बाह्य कर्ण में जाती है, उसके बाद वो मध्य कर्ण में जाती है, वहाँ से जाकर वो आगे अंतःकरण में जाती है, और उसके आगे वो कुछ ग्रंथियाँ होती है, तो उसके माध्यम से वो मस्तिष्क तक पहुँचती है। और जहाँ वो मस्तिष्क पर वो जो भी ध्वनियाँ पहुँचती है, तब जाकर वहाँ पर उसका जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पर जाकर वो पहुँचती है, तब जाकर हमें उसका ज्ञान होता है। ओके, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। किस तरीके से प्रोसेस होती है वो हम आगे पिक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। ध्वनि का चक्र 20 से लेकर 20,000 प्रति सेकंड होता है। देखिए, जो ध्वनि का चक्र होता है, ये जो ध्वनि का जो चक्र होता है वो चक्र पूरा 20 से लेकर 20,000 प्रति सेकंड होता है, यानी कि प्रति सेकंड की बात होती है। ओके, तो प्रति सेकंड 20 से ज़्यादा 20,000 तक होता है। वो ही ध्वनि कान में संवेदना उत्पन्न कर
कर सकती है। देखिए कौन सी ध्वनि हमारे कान में संवेदना उत्पन्न कर सकती है, तो जिस ध्वनि का जो चक्र होता है वो कितना होना चाहिए, 20 से लेकर 20,000 प्रति सेकंड होना चाहिए, तब जाकर हमारे कान में वो संवेदना उत्पन्न कर सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कर्ण या कान, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोले तो ईयर बोलते हैं ना। तो ध्वनि उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहा जाता है, कर्ण या कान कहते हैं। देखिए उद्दीपन का मतलब मैंने आगे भी आपको बताया था कि जो हमें हमारे अंदर उत्तेजना पैदा कर सके उसे हम उद्दीपन कहते हैं, यानी कि जो भी हमारे वातावरण में उद्दीपक है उनसे हमें क्या होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उसी उत्तेजना को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो ध्वनि की जो उत्तेजना है उस उत्तेजना को ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहा जाता है, कर्ण या कान कहा जाता है। ओके, कर्ण का मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ साथ शरीर संतुलन बनाए रखना भी है। देखिए हमें इतना तो पता है कि कर्ण का काम क्या है, यानी कि जो ईयर है, ईयर का काम क्या है, तो हम सब यही जवाब देते हैं कि ईयर का काम है सुनना, है ना, यानी कि ध्वनि को क्या करना, ग्रहण करना। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि जो कान है, जो कर्ण है हमारा, वो कर्ण का दूसरा काम क्या है, हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखने का है। अब क्यों और कैसे, तो उसका जवाब मैं अब आगे आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो अभी वीडियो के साथ आपको बने रहना है। कर्ण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले तो थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। ओके, तो कर्ण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, अब कौन कौन से भाग है, तो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पिक दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है। उस इमेज में देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ का जो भाग है पूरा, वो भाग हमारा है आउटर ईयर, यानी कि बाह्य कर्ण है। उसके बाद का ये जो बीच वाला आपको हिस्सा दिख रहा है वो है हमारा मिडल ईयर। ओके, जिसे हम कहते हैं मध्य कर्ण, और उसके बाद का जो भी हिस्सा है उस हिस्से को हम कहते हैं इनर ईयर, यानी कि अंतःकर्ण। तो हमारे कान के 3 पार्ट हुए। ओके, ये पहला पार्ट हुआ जिसे हम आउटर ईयर कहते हैं। ओके, ये जो है वो दूसरा पार्ट हुआ जिसे हम मिडल ईयर कहते हैं, और ये जो तीसरा पार्ट हुआ जिसे हम इनर ईयर कहते हैं। ओके, ये 3 पार्ट हमारे कान के हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बाह्य कर्ण, यानी कि आउटर ईयर के बारे में देखते हैं। तो यह सिर के दोनों तरफ पंखे के समान संरचना है। देखिए ये हमारी जो सिर होता है उसकी दोनों तरफ होते हैं कान, तो आपकी दोनों तरफ होते हैं ना। आपने कभी देखा किसी के एक कान होते हैं, तो दोनों तरफ 2 कान होते हैं ना, एक एक कान होते हैं। तो ये कैसे है, पंखे की तरह। अब पंखे का मतलब वो नहीं फैन वाला पंखा नहीं है, आप अगर कोई तो ये भी मतलब निकालेगा कि ये पंखा वाला फैन, ये पंखा वाला फैन नहीं, लेकिन जो पंखियों के जो पक्षी होते हैं, उन पक्षियों की जो भी पंख होते हैं, तो उन पंखे के समान इसकी संरचना है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि इसके 2 भाग होते हैं, कर्णपाली और कर्णकुहर। क्या है, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से है, कर्णपाली और कर्णकुहर। कर्णकुहर को हम कहते हैं कर्णद्वार। क्या कहते हैं, कर्णद्वार भी कहते हैं। ओके, तो कर्णपाली और कर्णद्वार, देखिए ये जो भाग है वो हमारा कर्णपाली है। ओके, और ये जो भाग है वो हमारा क्या है, कर्णद्वार है। एक कर्णपाली को पिन्ना कहा जाता है, यानी कि ये जो भाग है हमारा, ये पूरा भाग है, उसे हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। ओके, पिन्ना, पिन्ना। तो कर्णपाली को हम क्या कहते हैं, कर्णपाली का अगर दूसरा नाम अगर पूछा जाए, इंग्लिश नाम है पिन्ना। ओके, तो कर्णपाली को क्या कहा जाता है, पिन्ना कहा जाता है। उसके आधार पर एक पेशी जुड़ी होती है जो ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि ये जो पिन्ना होता है उसके साथ एक
पेशी जुड़ी होती है जो क्या करती है, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का काम करती है। यानी कि जो बाहर से जो ध्वनि तरंगें आती हैं उनको एकत्रित करके आगे बढ़ाने में सहायता करती है। अब देखते हैं कर्णकुहर के बारे में। ठीक है, एक बात ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो हमारी जो कर्णपाली है, यानी कि जो हमारा पिन्ना है, इसे हम पिन्ना कहते हैं। तो ये जो पिन्ना है दोस्तों, ये पिन्ना अस्थियों से नहीं बना होता है। ये जो पिन्ना होता है वो अस्थियों से नहीं बना होता है। ओके, तो ये किससे बना होगा? आप कहेंगे कि मैम अगर वो अस्थियों से नहीं बना है तो वो किस तरीके से यहाँ पर ऐसे स्थिर रहता है? तो इसका रीज़न ये है कि इसमें उप अस्थियाँ आई हुई है। क्या? उप अस्थियाँ आई हुई है, और वो उप अस्थियाँ स्थिर होती है, वो नॉर्मल नहीं होती। यानी कि वो कैसी होती है? वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, तो उसकी वजह से वो सीधी ही रहती है। यानी कि वो क्या है, अपने हमारे जो कान है उसे नीचे नहीं गिरने देती है ना। तो ये जो उपस्थियाँ होती है, उन उपस्थियों के कारण हमारा जो ये कान है वो कैसा रहता है? स्थिर रह पाता है। ओके, वैसे हम कान को ऐसे उधर इधर मरोड़ भी सकते हैं, लेकिन उन अस्थियों के कारण क्या है, वो हमारा कान जो है वो स्थिर रहता है। ओके, कर्णकुहर कर्णद्वार की, चलिए अब कर्णकुहर यानी कि कर्णद्वार के बारे में देखते हैं। तो कर्णकुहर कर्णद्वार जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी मीटस। ओके, ऑडिटरी मीटस। तो ये ऑडिटरी मीटस की दीवार में से रूमिनस ग्रंथियाँ पाई जाती है। देखिए, ये जो हमारा कर्णद्वार है, उन कर्णद्वार में क्या पाई जाती है? रूमिनस ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो मोम जैसे पदार्थ का स्त्राव करती है। मोम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैक्स, यानी कि मोम यानी कि चिकना जो तैलीय पदार्थ होता है, उन तैलीय पदार्थ का ये क्या करती है? स्त्राव करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? तो रूमिनस ग्रंथियाँ जो है वो मोम जैसे पदार्थ का स्त्राव करती है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है कि कौन सी ग्रंथि है जो मोम जैसे पदार्थ का स्त्राव करती है? तो रूमिनस ग्रंथियाँ है। रूमिनस जो ग्रंथियाँ है वो क्या करती है? मोम जैसे चिकना तैलीय पदार्थ है उसका स्त्राव करती है। जो क्या करता है? वो स्त्राव जो होता है, चिकना तैलीय पदार्थ जो होता है, वो क्या करता है? बाहर से जो हानिकारक जीव या फिर धूल आती है तो उन्हें अंदर जाने से वो क्या करती है? रोक देती है। और उसी के कारण वो क्या होती है? यहाँ पर जो हमारे कान में मैल होता है ना, हम कहते हैं मैल हो गया है कान में, तो जो मैल होता है वो मैल वहाँ पर इसलिए जमा होता है, वो किसके लिए? रूमिनस ग्रंथि की वजह से। रूमिनस ग्रंथि में से जो मोम जैसा तैलीय चिकना पदार्थ निकलता है, वो पदार्थ क्या करता है? बाहर से आने वाली धूल को, जो रजकण है उनको क्या करता है? अपने वहाँ वो सोख लेता है, और उसी के कारण वो धूल या फिर कोई अदर जीव जो होते हैं वो अंदर एंटर नहीं होते। ओके, कर्णकुहर से होकर ध्वनि तरंगे टिम्पैनिक गुहा तक पहुंचती है। देखिए, अब जो कर्णकुहर यानी कि ये जो हमारी ध्वनियाँ होती है, ये ध्वनियाँ कर्णकुहर यानी कि ये भाग जो मैंने आपको बताया कर्णद्वार, जिसे हम कहते हैं कर्णद्वार भी कहते, तो ये कर्णद्वार है, वहाँ से ये ध्वनियाँ क्या करती है? एंटर होती है। और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं उसे हम कहते हैं टिम्पैनिक गुहा। अब टिम्पैनिक गुहा को हम क्या कहते हैं? ड्रम ईयर। ओके, ड्रम ईयर भी कहते हैं। ओके, ड्रम ईयर। तो इस ड्रम ईयर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये कर्णद्वार करता है। किसको? ध्वनियों को। जो ध्वनि के जो तरंग आते हैं वो ध्वनि के तरंग कर्णद्वार यानी कि ये जो सुरंग आपको दिख रही है ना बीच वाली, उस सुरंग में से क्या होता है? ध्वनियाँ जाती हैं, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ड्रम ईयर, वहाँ पर पहुँचाने का काम कर्णद्वार करता है, जिसे हम टिम्पैनिक गुहा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ड्रम ईयर को। ये जो आपको दिख रहा है वो ड्रम ईयर है। ओके, चलिए, अब ये बात हुई हमारे बाह्य कर्ण की। अब आते हैं मध्य कर्ण पर, यानी कि मिडल ईयर के बारे में बात करते हैं। देखिए,
ये जो भाग आपको दिख रहा है, इमेज दिख रही है, वो हमारी मिडल ईयर की है। ओके, देखिए मिडल ईयर जो है ये हमारा क्या था, ड्रम ईयर। ये हमारा क्या था, ड्रम ईयर। ओके, और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये सुरंग आपको दिख रही है, वो क्या था, हमारा कर्णद्वार था। ओके, तो देखिए कर्णद्वार के माध्यम से ये ध्वनियाँ कहाँ पर आई, ड्रम ईयर से आकर टकराती है। ओके, अब देखते हैं, पहले इसमें जो भी पार्ट आए हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 पार्ट दिख रहा होगा, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक तीसरा ये वाला पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर बना लेती हूँ तीसरा वाला। अब देखिए ये जो भाग है उसे हम कहते हैं मैलस। ओके, मैल्यूस, इसे क्या कहते हैं, मैल्यूस। और ये जो है वो हमारा इंकस है। क्या है, इंकस है। और ये जो हमारा है तीसरा, वो है स्टेपिस। क्या है, स्टेपिस, स्टेपिस। तो ये 3 पार्ट है वो हमारे कहाँ पर आ गए, हमारे मध्य कर्ण में आ गए। ओके, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मध्य कर्ण के बारे में। यह एक गुहा के रूप में पाया जाता है, गुहा के यानी कि गुफा के तरह पाया जाता है। टेम्पेनिक गुहा को कर्णपटल कहा जाता है। देखिए ये जो टेम्पेनिक गुहा है, ये जो टेम्पेनिक गुहा थी उसे हम क्या कहते हैं, कर्णपटल कहते हैं। ओके, जिसमें क्या होती है, हवा भरी जाती है, उसमें क्या हो जाती है, हवा भरी जाती है। कर्णपटल या टेम्पेनिक गुहा एक पतली यूस्टेशियस नली द्वारा मुख्य ग्रास में खुलती है। देखिए इसमें से ये जो कर्णपटल है हमारा, वो जो जिसे हम टेम्पेनिक गुहा भी कहते हैं, तो जो टेम्पेनिक गुहा है वो क्या है, एक पतली यूस्टेशियस नली, यानी कि आपको यहाँ पर ये जो नली दिख रही है, यहाँ कलर चेंज कर, ये आपको जो नली दिख रही है वो है हमारी यूस्टेशियस नली। तो ये यूस्टेशियस नली द्वारा मुख्य ग्रास में खुलती है, यानी कि मुख्य ग्रास में वो नीचे की ओर खुलती है। ओके, सामान्य अवस्था में इस नली के छिद्र एक पेशीय कपाट द्वारा क्या होते हैं, बंद रहते हैं। सामान्य अवस्था में इस नली के जो भी छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक पेशीय कपाट द्वारा बंद रहता है। परंतु जम्हाई लेते समय जोर की आवाज़ होने पर ये क्या हो जाता है, खुल जाता है, यानी कि ये जो होता है वो खुल जाता है। ओके, मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती है। देखिए मैंने आपको बताया कौन सी अस्थियां पाई जाती है। तो पहले मैंने आपको बताया मैलियस, दूसरी बताई इनकस और तीसरा बताया मैंने आपको स्टेपिस। ओके, तो ये 3 हड्डियां हमें देखने को मिलती है। अब देखिए इन 3 हड्डियों में एक हड्डी जिसे हम कहते हैं स्टेपिस, ये वाली आपको दिख रही है। तो ये जो स्टेपिस है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटे में छोटी हड्डी है। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे यानी कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। क्या है, स्टेपिस। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया ये हमारा आउटर ईयर यानी कि यहाँ तक का हमारा भाग बाह्य कर्ण था, और ये हमारा क्या हो गया है, मिडल ईयर हो गया, यानी कि ये हमारा मध्य कर्ण हो गया है। जिसमें आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर इसे यहाँ पर जिसमें आपने यहाँ पर देखा ये वाली जो हड्डी है वो हमने आपको बताया मैलियस। उसके बाद मैंने ये वाली जो हड्डी आपको बताई उसे मैंने आपको इंकस कहा, और ये देखिए ये वाली हड्डी आपको दिख रही है, ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेपिस कहते हैं। तो ये 3 हड्डियां है वो कहाँ पर आई, मिडल ईयर में आई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस ये तीनों हड्डियां कहाँ पर देखने को मिलती है, तो हमें मध्य कर्ण में देखने को मिलती है, यानी कि मिडल ईयर पर देखने को मिलती है। उसके बाद है वो हमारा इनर ईयर है जिसे हम कहते हैं अंतःकर्ण। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कर्ण का कान का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है इनर ईयर। ओके, तो अब इनर ईयर में भी ये जो कॉन्क्लिया है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। देखिए अभी मध्य कर्ण में के बारे में ही हम देख रहे थे। देखिए जैसे ही ध्वनि तरंगे आती है
तो वो क्या होती है कि यांत्रिक ऊर्जा में आती है। उसके बाद वो जब अंदर जाती है तो उसे हाइड्रोलिक ऊर्जा में उसका परिवर्तन होता है, और हाइड्रोलिक ऊर्जा में से वो जब मस्तिष्क तक पहुंचती है तब उसकी विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और उसी के कारण जो ध्वनियाँ होती है, जो ध्वनि तरंग होते हैं, वो हमें हमारे अंदर एक संवेदना उत्पन्न करती है और हमें कुछ सुनाई देता है। ओके, उसके बाद देखिए मैलियस के बारे में बात करें तो जो मैलियस है वो सबसे बड़ी हड्डी है, यानी कि कान की सबसे बड़ी अगर हड्डी मानी जाए तो वो है मैलियस है। ओके, और वो सरीसृप और उभयचर प्राणी में भी देखने को मिलती है। इनकस जो है वो बाकी दोनों तरह की हड्डियों को जोड़ती, यानी कि आपने देखा था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपने देखा ये जो मैंने आपको बताया, ये हड्डी हमारी कौन सी थी, ये हड्डी हमारी थी मैलियस। ओके, मैलियस, और ये हड्डी हमारी थी वो थी हमारी इनकस। ओके, और ये जो लास्ट वाली हड्डी थी वो हमारी क्या थी, स्टेपिस। तो देखिए ये जो मैलियस जो हड्डी है, यानी कि ये हड्डी है वो हमारे कान की सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ अपने कान की, यानी कि कान की। कोई अगर कोई अच्छे से सुन नहीं पाता तो वो ये समझ लेता है कि मैम ने तो बताया था कि सबसे बड़ी हड्डी है, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी कान की है, बॉडी की नहीं है। ओके, तो ये जो कान की सबसे बड़ी हड्डी है वो मैलियस है, और जो इनकस है वो आप देख रहे हैं, इस हड्डी को और इस हड्डी को दोनों को क्या करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है इनकस हड्डी। और स्टेपिस हड्डी है वो यहाँ पर आपको दिखने की मिलती है, जो सबसे हमारे बॉडी की, देखिए हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिस है। ओके, चलिए इनकस बाकी दोनों तरफ की हड्डियों को जोड़ती है। स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी पेशी भी वो है। ओके, तो सबसे छोटी हड्डी है और सबसे छोटी पेशी है स्टेपिडस। ओके, मानव कान में 3 जोड़ हड्डियां होती है, यानी कि जो मानव का जो कान होता है, ये 2 कान होते हैं, उन दोनों में 3 जोड़ की हड्डियां दिखने को मिलती है। ओके, तो मैलियस, इनकस और स्टेपिस ये मिलकर आई, एक कान की ये हुई और दूसरे कान की दूसरी, यानी कि हमें 3 जोड़ हड्डियां देखने को मिलती है, यानी कि टोटल 6 हड्डियां हमें मानव कर्ण में, पूरे मानव का जो कर्ण है, दोनों कर्ण हैं, उनको मिलाकर अगर पूछा जाए तो हमें 6 हड्डियां देखने को मिलती है। अगर एक कान में पूछा जाए तो एक कान में हमें 3 हड्डियां देखने को मिलती है। ओके, चलिए अब दोस्तों आते हैं आगे अंतःकरण की ओर। देखिए हमने देखा यहाँ तक का हिस्सा हमने देखा था, वो क्या देखा था हमने, यहाँ तक का हिस्सा, तो वो हमने देखा था मध्य कर्ण का। ओके, ये दिख रहा है ना आपको, ये है हमारा मैलियस, और ये है हमारा इंकस, और ये हमारा क्या हो गया, स्टेपिस। ओके, अब देखिए स्टेपिस के आगे से जो हिस्सा होता है वो सारा हिस्सा क्या है, हमारा अंतःकरण का है, और ये अंतःकरण का जो हिस्सा है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली की बनी थैली होती है जिसे कला लैबिरिंथ कहते हैं। देखिए ये जो हमारा अंतःकरण है वो कैसे अर्ध पारगम्य झिल्ली की बनी एक थैली की तरह दिखता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, कला लैबिरिंथ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यह अडिक अस्थि के पेट्रस भाग में सुरक्षित होती है, यानी कि ये जो हमारा अंतःकरण है वो क्या है, परिअटिक अस्थि है, उसके अस्थि के जो पेट्रस भाग है उसमें वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। अब देखिए पेरियटिक अस्थि अंतःकरण के चारों ओर एक कोष बनाती है, यानी कि जो पेरियटिक अस्थि है वो क्या करती है कि अंतःकरण की चारों ओर एक कोष बनाती है। ओके, चारों ओर क्या करती है, कोष बनाती है, जिसे हम कहते हैं अस्थि लेबिरिंथ कहते हैं। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थि लेबिरिंथ कहते हैं। इस लेबिरिंथ में पेरिलिम्फ नामक द्रव्य भरा रहता है। देखिए इसमें क्या होता है कि पेरिलिम्फ नामक क्या होता है, द्रव्य भरा होता है। ये जो आपको दिख रही ना,
इसमें क्या होता है, पेरिलिम्फ नामक द्रव्य भरा होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण तैरते हैं। जिसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कण जो होते हैं वो तैरते हैं। अंतःकरण के बीच का मुख्य भाग वेस्टिब्यूलस कहलाता है। यानी कि अंतःकरण का जो बीच का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो बीच का जो मुख्य भाग है उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलस कहते हैं, जो यूट्रिकुलस एवं सैकुलस का बना होता है। जो क्या होता है, यूट्रिकुलस और सैकुलस का बना होता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टिब्यूलस जो भाग है वो कहाँ पर आया हुआ है, तो हमारे अंतःकरण में आया हुआ है। और वो किसका बना हुआ होता है, वेस्टिब्यूलस जो भाग है वो किसका बना हुआ होता है, तो यूट्रिकुलस एवं सैकुलस का बना हुआ होता है। ओके, चलिए, यूटिकुलस के 3 अर्धचंद्राकार नलियाँ निकलती है। देखिए ये जो यूटिकुलस है वहाँ से क्या होती है, 3 नलियाँ निकलती है। देखिए इस तरीके से आपको ये 3 नलियाँ दिखाई दे रही है। ओके, तो ये जो 3 नलियाँ है वो हमें कहाँ से निकलती हुई दिखाती है, तो यूटिकुलस से। यानी कि ये जो भाग है वो हमारा यूटिकुलस है। तो यूटिकुलस से ये 3 अर्धचंद्राकार, यानी कि चंद्र का जो आधा भाग होता है वैसी हमें अर्धचंद्राकार नलियाँ निकलती हुई दिखाई देती है, जिसका अंतिम सिरा फूला होता है जिसे एम्यूला कहते हैं। देखिए अब इसका ये जो आप देखेंगे, ये जो अंतिम सिरा है, आपको ये जो अंतिम सिरा है ना, ये जो अंतिम सिरा है, ये वाला है ना, तो ये जो अंतिम सिरा है वो कैसा है, आपको फूला हुआ दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्यूला कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एम्यूला। ओके, ये हमारा एम्यूला हो गया। ओके, तो सैकुलस भी नलिकाकार संरचना है जिसका अंतिम सिरा कुंडलीकार रचना बनाता है, जिसे हम कॉल्किया द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो सैकुलस जो होती है वो भी कैसी होती है, नलिकाकार। ये भाग आप देख रहे हैं ये नलिकाकार आपको दिखने को मिलती है संरचना, और जिसका अंतिम सिरा होता है, यानी कि ये उसका जो अंतिम सिरा है वो कैसा है, कुंडलीकार रचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्किया। यानी कि ये हमारा है कॉल्किया। ये क्या है हमारा, कॉल्किया। ओके, कॉल्किया। शारीरिक संतुलन का कार्य एम्यूला द्वारा किया जाता है। यानी कि हमने क्या देखा, ये जो एम्यूला है, ये जो अंतिम सिरा जो है वो जो फूली हुई होती है जिसे हम एम्यूला कहते हैं, वही एम्यूला होती है, वो हमारे शरीर को संतुलन करने का कार्य करती है। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना कि कान का काम 2 है, एक तो ध्वनि को ग्रहण करना और दूसरा क्या है, दूसरा कार्य उसका है कि शारीरिक संतुलन बनाए रखना। तो अगर आपको पूछा जाए कि शरीर के संतुलन के लिए कान का कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, तो उसका आंसर आएगा हमारा एम्यूला। ओके, तो एम्यूला है वो हमारे शरीर को संतुलित करता है। क्वॉक्लिया जो है वो क्वॉक्लिया या गेंगा के समान होता है। इसमें लगभग 3 लाख हेयर सेल पाए जाते हैं। देखिए क्वॉक्लिया के बारे में अगर पूछा जाए तो ये हमारा जो है वो ये भाग है वो क्वॉक्लिया। अब देखिए क्वॉक्लिया है वो कैसा, जो शंख के समान होता है, जो शंख होता है ना उसके समान ही दिखता है ना, तो ये घेंगा के समान होता है। इसमें लगभग 3 हेयर सेल पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे बाल होते हैं ना, वैसे बालों के छोटे छोटे बाल यहाँ पर हमें इसमें अंदर दिखने को मिलते हैं। कहाँ पर दिखने को मिलते हैं, तो क्वॉक्लिया में हमें दिखने को मिलते हैं। इसमें एक द्रव्य पाया जाता है जिसे पेरिलिम्फ द्रव्य कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वॉक्लिया है उसमें हेयर सेल पाए जाते हैं और वहाँ पर ही हमें एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पेरिलिम्फ द्रव्य। क्या कहते हैं, पेरिलिम्फ द्रव्य। यह कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए ये जो क्वॉक्लिया है ना, तो क्वॉक्लिया हमारे कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता है दोस्तों कि जब भी ध्वनि आती है, ध्वनि की जो तरंगें आती है,
तो वो हमें कर्ण द्वार से अंदर आती है, फिर यहाँ पर ड्रम ईयर से टकराती है, उसके साथ टकराकर वो क्या करती है, वहाँ पर यहाँ पर टकराती है। यानी कि ध्वनि की तरंगें जितनी तेज होती है उतनी ही यहाँ पर जो ये 3 आपको हड्डियाँ दिख रही है वो 3 हड्डियों में कंपन होती है, और उसी कंपन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो ध्वनि तरंगे होती है वो ज़्यादा आगे बढ़ती है। और ये जो ध्वनि तरंगे हैं वो सारी ध्वनि तरंगे यहाँ सब में से उत्तेजित होकर यानी कि ज़्यादा बनकर वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि कॉक्लिया में आ जाएगी। अब देखिए कॉक्लिया में क्या है, छोटे 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 बाल होते हैं। ओके, तो ये जो बाल होते हैं वो बाल कैसे होते हैं, ध्वनि तरंगे जैसे ही तीव्र आती है तो जो बाल होते हैं उसमें जो छोटे छोटे हेयर सेल होते हैं वो हिलते हैं, और वो हेयर सेल जब हिलते हैं तब जाकर वो हमें आवाज़, हमारी जो ध्वनि तरंगे है वो आगे मस्तिष्क तक जाती है। अगर हेयर सेल काम नहीं करते, एक्टिव नहीं होंगे, तो हमें बाहर से जो आने वाली आवाज़ है वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। यानी कि जो बाहर से आने वाली ध्वनि तरंगे हैं उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने का मेनली काम कौन करता है, तो ये जो हमारा कॉक्लिया है उसमें जो हेड सेल आए हैं वो हेड सेल करते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहरापन आ जाता है, तो बहरापन आने की वजह क्या होती है, तो बहरेपन की वजह होती है जो हेड सेल होते हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर से आने वाली जो ध्वनियाँ होती है वो ध्वनियाँ माइंड तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वो इंसान सुन नहीं पाता है। अगर आपने देखा जो लोग वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध लोगों में यही होता है कि उनके जो हेयर सेल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसे एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम मशीन का यूज़ करते हैं। कान का जो मशीन आता है उन मशीन को हम लगाते हैं, जिससे बाहर से आने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं जो कम हमें कम सुनाई देती है, तो वो ध्वनि तरंगे मशीन के द्वारा क्या हो जाती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के कारण यहाँ पर वो तेज़ी से आती है, और तेज़ी से आने के कारण जो डीएक्टिव हो गए हेयर सेल वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव होते हैं। और हमारे उस हेयर सेल जब एक्टिव होने के कारण वो जो ध्वनि तरंगे आई है बाहर से वो हमारे मस्तिष्क तक जाएगी। तो इसीलिए ये कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यानी कि ये जो कॉक्लिया है वो कॉक्लिया हमारे कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है वो हेयर सेल है। ओके, हेयर सेल अगर एक्टिव रहेंगे तो हमें अच्छे से सुनाई देगा, अगर हेयर सेल अगर डीएक्टिव रहेगा तो हमें सुनाई देगा नहीं। ओके, और इसी हेयर सेल में पेरिलियम द्रव्य पाया जाता है जो कैसा होता है, चिकना होता है। ओके, अब देखते हैं ऑडिटरी नर्व के बारे में। तो देखिए जो ऑडिटरी नर्व है ये विद्युत आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाता है। यानी कि जो ध्वनि तरंगे आई हैं वो ध्वनि तरंगी यांत्रिक रूप में आती है, फिर जब भी वो कर्णद्वार में प्रवेश करती है तो वो हाइड्रोलिक रूप में जाती है। हाइड्रोलिक के बाद वो क्या बनती है, विद्युत आवेग की तरह यानी कि उसका परिवर्तन होता है विद्युत आवेग में। ओके, तो विद्युत आवेग को जो ध्वनि तरंगे है वो विद्युत आवेग में परिवर्तित होती है, और वो उसे मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य कौन करती है, ऑडिटरी नर्व करती है। और सेरोमिनस ग्रंथि जो होती है, यही ऑडिटरी जो नर्व है उसके ही अंदर सेरोमिनस ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। ओके, इसके कारण हमें जो पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या करता है, जो ध्वनियों को अच्छे से उसमें जो हमारे जो यहाँ पर ऑडिटरी नर्व है उसमें से ध्वनियों को आगे ले जाने में मदद करता है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा जो हमारा कान है वो कार्य करता है। ओके,
अब देखिए दोस्तों, फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने सारी बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण में जो जो पार्ट आए उसके बारे में आपको बताया, और वो पार्ट किस तरीके से कार्य करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब एक बार हम देख लेते हैं कि फिर से किस तरीके से पूरे कान में कार्य होता है। तो यहाँ से दोस्तों, ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा ये पार्ट है बाह्य कर्ण का, ओके, यानी कि आउटर ईयर का। तो यहाँ से जो ध्वनि तरंगे आएगी वो ध्वनि तरंगे क्या होगी, वो यहाँ पर कर्णद्वार में से एंटर होगी, ओके। तो कर्णद्वार में से एंटर होकर ये यहाँ से जो ड्रम ईयर है वहाँ पर टकराएगी। उसी टकराने के कारण जितनी तेज़ी से वो आती है ध्वनि तरंगे, उसके आधार पर ये जो ड्रम होगा वो क्या होगा, गति करेगा, और उसके कारण ये गति करेगा, इस तरीके से हिलता रहेगा। और इसके कारण ये जो हमारे 3 हड्डियाँ हैं उन हड्डियों में भी कंपन होगा, और उस कंपन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्वनि तरंगे एक्टिव होगी, ज़्यादा एक्टिव होगी, और वो यहाँ से ये सारी जो नलिकाएं हैं उनमें से पसार होकर ये जो हमारा कर्ण संख है उसमें जाएगी, जहाँ पर हमें हेयर सेल दिखने को मिलते हैं। और वो हेयर सेल ध्वनि तरंगों को क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, और आगे वहाँ से यहाँ वो क्या करेंगे, वो आगे यहाँ से आगे भेजेंगी। यानी कि ये जो हमारा कॉक्लिया है, कॉक्लिया में से वो मस्तिष्क में जाने वाली जो हमारी ग्रंथि है उसमें जाकर वो मस्तिष्क को मिलेगी, और मस्तिष्क तक वो संदेशा पहुंचाएगी। और जैसे मस्तिष्क तक वो पहुंचती है तब जाकर हमें कुछ सुनने का अनुभव होता है, यानी कि श्रवण संवेदना होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे कान के बारे में, पूरे कान के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और एक बात और भी बताना चाहूँगी कि जो बाह्य कान होता है वो क्या करता है, ध्वनियों को ग्रहण करता है। जो ये बाह्य कान है वो क्या करता है, ध्वनियों को ग्रहण करता है। जबकि मध्य कान जो है, ये जो मध्य कान, ये जो हमारा बाह्य कान है वो क्या करता है, ध्वनियों को ग्रहण करता है। ये जो हमारा मध्य कान होता है वो क्या करता है, तो उसकी जो ध्वनियों की जो तीव्रता होती है उसे बढ़ाने का काम करता है, और बढ़ाकर उसे अनुकूलन उत्तेजना के रूप में वो क्या करता है, बदल देता है। और उसी के कारण फिर जाकर वो अंतःकरण में आवाज़ जाती है, और वहाँ से हम मस्तिष्क तक हमारी जो ध्वनि तरंगे हैं उसे पहुँचा पाते हैं, ओके। तो ध्वनि और दूसरी एक बात यहाँ पर आप नोट कर दीजिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे हम डेसिबल में उसकी जो इकाई है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि डेसिबल इकाई में उसका प्रयोग किया जाता है, ओके। तो ध्वनि तरंगों की जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं, ओके, जिसे हम डीबी भी कहते हैं, ओके, डीबी, डेसिबल का डीबी, ओके, तो डीबी भी कहते हैं। तो ध्वनि तीव्रता होती है, उन तीव्रता को मापने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिबल इकाई का उपयोग करते हैं, जिसे हम डीबी कहते हैं। और ध्वनि तीव्रता होती है वो 100 dB से अधिक होने पर कैसी होती है, अगर वो जो ध्वनि तरंगे हैं वो 100 dB से ज़्यादा बन जाती है तो वो हमारे लिए सुनने के लिए असहनीय हो जाती है। यानी कि 100 से कम होगी तो हम उस ध्वनि को अच्छे से सुन पाएंगे। अगर वो 100 dB से ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसे अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, यानी कि वो हमें एक शोर, बहुत ज़्यादा शोर दिखने को मिलेगा। और ध्वनि तरंगों की जो गति होती है वो 100 फुट प्रति सेकंड की होती है, 100 फुट प्रति सेकंड की होती है, ओके। तो इतनी बात आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है, ओके। तो अगर पूछा जाए ध्वनि तरंगों को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और 100 डेसिबल से ज़्यादा अगर ध्वनि हो जाती है तो हमारे लिए वो सुननी असहनीय हो जाती है, ओके। और उसकी जो तीव्रता की गति होती है वो 100 फुट प्रति सेकंड होती है, ओके।
तो दोस्तों ये थी कान के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।